So hello my dear future bankers, welcome back to my channel, and this is going to be a very special video, very special techniques I'll be discussing with all of you regarding one of the major topics in reasoning, that is critical reasoning. जैसे कि मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तो मैंने जब प्रिपरेशन करी, मुझे पता चला कि मेंस में क्या करना है, मिसलेनियस टॉपिक्स करने हैं, क्रिटिकल रीजनिंग तो हाथ भी नहीं लगाना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनपुट आउटपुट करना है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, पजल्स अगर हो पाए तो वो करने हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग आपको बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है। बट जब मैंने IBPS PO का मेंस दिया, वहाँ पे मुझे कोई भी क्वेश्चन, बहुत ऐसा मिनिमल क्वेश्चन थे, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग्स जिसकी मैं प्रैक्टिस करके गई थी, वो कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला था। तो आई वॉज लाइक कि अब कैसे करना है। फिर उसके बाद SBI PO मेंस के टाइम पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, जहाँ से भी मुझे मिलते थे मैंने वहाँ से किए। लेकिन सिंस यू ऑल हैड डाउट कि मैम हमें कहाँ से करना है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि देयर इज़ वन ऑफ द गुड सोर्सेज। जब मैंने उसको देखा तो आई वॉज लाइक कि हाँ, इसमें हमें सब कुछ एक ही जगह पे कंसोलिडेट करके दे दिया हुआ है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायद दिखाया था, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम जैसे दिखाया था, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव कवर्ड। स्पेशल टॉपिक्स जो थे, कंप्यूटर अवेयरनेस एज वेल एज स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सारे सब्जेक्ट्स के हैं ही, लेकिन जो क्रिटिकल रीजनिंग का हमें कंसोलिडेटेड डेटा चाहिए था, वो इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। मैंने पूरे नोट्स पढ़े हैं इनके, एंड आई विल ऑल्सो शो यू एंड टीच यू फ्यू ऑफ द टॉपिक्स, फ्यू ऑफ द पॉइंट्स। यू कैन गो थ्रू दिस बुक एंड इफ यू लाइक इट, यू कैन बाय इट, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यार अगर मैं आपको बताऊँ कि क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है, क्रिटिकल रीजनिंग मतलब ये नहीं है कि हमें कि कौन सा इन्फ्रेंस क्या हो रहा है, ये सब तो होती है, लेकिन इससे पहले की जो चीज़ें होती हैं ना, दैट इज़ बेसिक्स, वो सब इन्होंने कवर किया हुआ है। जैसे कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स क्या होते हैं, इन्होंने डिफरेंट टाइप्स में ब्रेक करके फिर क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर ये आए हैं। उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, एंड देन दे हैव इंक्लूडेड क्रिटिकल रीजनिंग। इतना डिटेल में मैंने नहीं देखा। आई विल शो यू द क्वेश्चंस एंड देन विल सॉल्व टुगेदर, एंड देन इफ यू लाइक यू कैन बाय दिस बुक। और ये यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो दिशा पब्लिकेशंस की ना एक और बुक है, IBPS PO प्रीलिम्स एंड मेंस के जो प्रीवियस ईयर वाइज पेपर है ना, उसकी आपको कंप्लीट सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। पूरे आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड ऑल्सो द गुड थिंग इज कि आप इनको इन द फॉर्म ऑफ मॉक्स भी दे सकते हो। सो यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ये इसमें आपको सारे प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड, जैसे मैक्सिमम टाइम्स हमें रहता है ना कि हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, मेमोरी बेस्ड एग्जाम मॉक देखना है, टेस्ट देखना है कैसे आए थे, तो इन दिस बुक यू कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। कई बार क्या होता है ना, ऑनलाइन क्या होता है, हमें पहले क्लिक करना पड़ता है, फिर खोलना पड़ता है। जिनको बुक्स के थ्रू कन्वीनियंट लगता है तो वो एक ही गो में पूरे ऐसे बुक को स्कैन करके देख सकते हैं। तो यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन बाय द बुक, इट्स अप टू यू, ठीक है। नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आई विल ऑल्सो शो यू द कंटेंट, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट विद क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। 172, हाँ। तो यार जैसे मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था, है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, मैं सारे तो ऑब्वियसली नहीं करवाऊंगी, बट आई विल शो यू। अगर आप बोलोगे देन आई विल कंटिन्यू, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, ठीक है। मैंने सारा पढ़ लिया है पहले, तो मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस, मैं इतने टाइम बाद पढ़ रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, मुझे काफ़ी फोकस करना पड़ा, फिर जाके मैं समझ पाई, ठीक है, क्योंकि पढ़ने की हैबिट रही नहीं है अब, ठीक है। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में हमें 3-4 चीज़ें करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग को समझने के लिए ना पहले हमें 4-5 टॉपिक्स समझने पड़ते हैं, एंड द गुड थिंग इज़ कि इसमें सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, जैसे कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, फिर क्रिटिकल रीजनिंग। ये सारी चीज़ें हमें आते हैं, मतलब हम क्रिटिकल रीजनिंग करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें के ऊपर भी बेस हमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है, देन ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड विथ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी ना जैसे ये तो इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस क्या होता है, ये सब की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी इनकी। इन्होंने लिखा है
Statement and assumption questions comprise a statement followed by two or more assumptions, and the candidate is expected to examine the given statement and judge whether the given assumption is or are implicit to it or not. बस इसमें से इतना ही है. उसके बाद कई बार क्वेश्चन, जैसे इन्होंने सैम्पल दिया है कैसे क्वेश्चंस क्या होते हैं. अभी ना डायरेक्टली मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ जो मुझे लगा कि हाँ ये आपको पता होनी चाहिए. हाँ, लिखा है जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना क्रिटिकल रीजनिंग के, उसको आप ना जितना इजी लैंग्वेज में ब्रेक कर पाओ उतना आप कर लो. प्लस जैसे आप पढ़ रहे हो ना, आप ड्रॉ कर लो उस चीज़ को. कई बार जैसे चीज़ें होती हैं कि ऐसे, मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे आपको समझाना था लेकिन मैं स्किप हो गया. यहाँ पे लिखा है कि हाँ, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ assumption, suppose a thrilling one-day international cricket match is going on between India and Australia. अभी यहाँ पे ना आप लिख लो, क्या लिखेंगे हम? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जो आपको समझ में आ रहा है, वन डे मैच. बस ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है, ठीक है. द वन डे इंटरनेशनल मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ये एक एक लाइन क्रिटिकल रीजनिंग का एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. एंड द ऑस्ट्रेलियन टीम हैज स्कोर्ड 300 रन्स, ठीक है, इसने 300 रन्स किए. चेजिंग विच इंडिया हैज मेड 280 रन्स इन 48 overs, ठीक है. सो द सिचुएशन इज दैट इंडिया हैज़ टू स्कोर 21, ठीक है. 20 का डिफरेंस है तो एक रन हमें ज़्यादा चाहिए होगा. 21 रन्स इन द रिमेनिंग 2 overs. 50 overs का मैच है, वन डे मैच है, ठीक है. हाँ, टू विन द मैच, ठीक है. इंडिया को 21 रन्स चाहिए. कितने ओवर्स में चाहिए? 2 overs में चाहिए. बस ये चीज़ हमें इन्होंने बता दी. एज युवराज सिंह इज बैटिंग, यू से टू योर फ्रेंड, नो नीड टू वरी एज युवराज इज अ बिग हिटर, ठीक है. इंडिया विल विन द मैच, ठीक है. अभी हमें समझ में आ गया कि युवराज सिंह, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि युवराज की चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, इंडिया मैच जीत जाएगी. क्यों? क्योंकि युवराज एक बिग हिटर है, ठीक है. नाउ लेट अस डीकंस्ट्रक्ट व्हाट यू सेड टू योर फ्रेंड. नो नीड टू वरी एज युवराज इज अ बिग हिटर, इंडिया विल विन द मैच. हमने दो चीज़ें बोली अपने दोस्त को, ठीक है. नाउ हाउ वुड यू रिलेट द टू पार्ट्स ऑफ what you said? Obviously by assuming that a big hitter may easily score 21 runs in the remaining 2 overs. Therefore your statement can be written in 3 parts as follows. No need to worry as Yuvraj is a big hitter, ठीक है. A big hitter may score 21 runs in 20. यही तो हमने यही तो हमने assumption करी ना, ये वाली चीज़. So India will win the match, ठीक है. मतलब मैंने ये इसलिए एक्सप्लेन किया कि हमें पूरा ब्रेक करके क्वेश्चन को लिखना है. अगर आप ऐसे करके करोगे, वैसे तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन ऐसे करके करोगे तो आपके थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे सही होने के, ठीक है. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस में, हमें एलिमिनेशन करनी होती है. एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? जब किसी स्टेटमेंट में ना ये एब्सोल्यूट वर्ड्स आ जाएं, ऑल, ओनली, बेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, सर्टनली, डेफिनेटली, तो वो चीज़ ना आपको 100% चलो गलती होती है कि ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाएगी. जब हमें एजम्पशन करनी है, सजेशन दे रखी है, तो जैसे पूरा कि दिस इज़ द ओनली रीज़न, दिस इज़ डेफिनेटली ट्रू, ये सब चीज़ें फॉल्स हो जाती हैं. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, द क्राइसिस ऑफ अनियन हैज़ वर्सनड एंड द गवर्नमेंट शुड मेक एवरी एफर्ट टू बूस्ट इम्पोर्ट ऑफ अनियन, ठीक है. ये हमें स्टेटमेंट समझ में आ गई है, ठीक है. तो एजम्पशंस क्या हैं कि कौन सी एजम्पशंस सही हो सकती हैं? Imports are the best solution to avert the onion crisis. Imports are a reasonably good solution to the onion crisis. Imports are the only solution to overcome the onion crisis. ये तो 100% गलत है. The onion crisis will definitely be averted by the boosting. नहीं, हमें नहीं पता. The onion crisis will probably be averted by boosting the, yes, probably है, yes. ये assumption सही हो सकती है, लेकिन ये only, ये definitely ये नहीं हो सकती है. बेस्ट सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, ये ओनली सोल्यूशन नहीं है, ठीक है. तो इम्पोर्ट्स आर रीजनेबली गुड सोल्यूशन टू अनियन क्राइसिस, येस. एंड दिस, क्योंकि ये डाउटफुल स्टेटमेंट्स हैं. इन द अबव एग्जाम्पल
the assumptions 2 and 5 are valid but these are not valid. The reason is that there is use of definitive words, best, only, definitely. ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कई बार हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ओनली, बेस्ट, ये सारे डेफिनेटिव वर्ड्स हमेशा गलत ही होते हैं, ठीक है, जब हम assumptions की बात कर रहे होते हैं. The best statement mentioned, the given statement mentions a fact that crisis of onion has worsened and then makes a suggestion that imports of onion should be boosted. ठीक है. In fact, the statement assumes that the import should help to overcome. ठीक है, but there is no hint that yes, हाँ वही hint नहीं दिया हो ना कि वो करेंगे ही करेंगे, इसलिए हमारी ये दोनों सही हो जाएंगे. ठीक है. अभी आ गए हैं हमारे कंजंक्शंस. कई बार क्या होता है ना, हमें कंजंक्शंस दिए होते हैं, हम वेट आई विल टेल यू the words like because, therefore, in spite of, despite, so, after, even though, although, as a result of, and some, ये some important conjunctions हैं. ठीक है. When a statement has two clauses connected by a conjunction, then the nature of the conjunction helps in detecting the assumption implicit to the statement or not. जैसे एग्जाम्पल पे हम चलते हैं सीधा. ठीक है. स्टेटमेंट है यू विल फाइंड इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश आफ्टर टेकिंग क्लासेस इन इंस्टीट्यूट एम. इन्होंने बोला कि अगर आप एम में क्लासेस लोगे तो ही आपको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट दिखेगी. ठीक है. इसका मतलब क्या है, जो वैलिड असम्पशंस ये है कि इंस्टीट्यूट में हेल्प इम्प्रूव इंग्लिश. हाँ वही मतलब एक्स देयरफॉर एंड हेंस वाई. इट इज अज्यूम दैट एक्स लीड्स टू वाई. अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ही हमारी इंग्लिश इंप्रूव होगी. ये होगी एक वैलिड असम्पशन हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हैज बिकम द फर्स्ट मैन टू स्कोर 50 टेस्ट सेंचुरीज. देयरफॉर ऑल इंडियंस मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑन हिज अचीवमेंट. अब वैलिड असम्पशन क्या होगी, एन अचीवमेंट बाय अ फेलो कंट्रीमैन मेक्स. हाँ मतलब जब कंजक्शंस दिए होते हैं तो हम ये वाली चीज़ इसको या फिर ये वाली चीज़ इसको इम्पैक्ट करती है, दैट इज़ ऑल, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है. ठीक है. ये कुछ खास था नहीं. ठीक है. अभी ये सब तो ऐसे ही है कैनोटेटिव फ्रेजेस की. हम ट्रू को कैसे लिख सकते हैं, फॉल्स को कैसे लिख सकते हैं. ट्रू को हम लिख सकते हैं इट कैन बी क्लेम्ड विद रीजनेबल डिग्री ऑफ ट्रूथ. ये आपको समझ में आ जाएगा. ट्रूथ की जो चीज़ ट्रू है उसको कैसे, फॉल्स को इट इज़ बेसलेस टू से, मतलब ये फॉल्स है. ठीक है. उसके बाद ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी मुझे. तो अभी अगर हम आगे देखेंगे ना, कंडीशन ऑफ इनवैलिडिटी ऑफ असम्पशंस कब होती है, जब रीस्टेटमेंट दिया हो हमें. रीस्टेटमेंट मतलब इफ द गिवन असम्पशन इज अ, जैसे ये हमारी असम्पशन है, ये असम्पशन इज अ रीस्टेटमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, इट इज इनवैलिड. ठीक है. इन फैक्ट इन सच अ केस द सेम थिंग इज पुट इन डिफरेंट वर्ड्स. ठीक है. जब एक ही चीज़ को दूसरे वर्ड्स में बता दिया गया हो तो वो चीज़ इनवैलिड हो जाएगी. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है. ऑफ ऑल द कंप्यूटर ब्रांड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ब्रांड टी हैज़ अ लार्जेस्ट सेल. इन्होंने दूसरे शब्दों में लिख दिया नो अदर ब्रांड ऑफ कंप्यूटर हैज़ एज हाई सेल एज ब्रांड टी. तो ये चीज़ हो जाएगी इनवैलिड असम्पशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. रीस्टेटमेंट इज इनवैलिड, मतलब इनवैलिड असम्पशन हो जाएगी, वो काउंट नहीं करेगी. एक ही चीज़ को दूसरे वर्ड्स में लिख दिया होगा तो वो गलत हो जाएगा. ओके. अभी ये क्या लॉन्ग इनवैलिड और कब होगा, जब लॉन्ग ड्रॉन कंक्लूजन्स होंगे. इफ एन असम्पशन इज मेड ऑन अ वेरी फार फेच्ड लॉजिक और लॉन्ग ड्रॉन कंक्लूजन देन इट विल बी इनकंसिडर्ड एज इनवैलिड. अगर कि हम अपना दिमाग लगा ऐसे नहीं, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, हाँ फिर सही है, ये सब गलत है. हमें कोई लॉन्ग ड्रॉन या फिर अपने से कंक्लूजन्स अपने से नहीं रीजनिंग करनी है. जो स्टेटमेंट में दिया है उसी को हमने सच मान के असम्पशन को ट्रू या वैलिड या इनवैलिड ठहराना है. ठीक है. उसके बाद हम क्वेश्चंस के आएंगे, ऊपर 2-3 क्वेश्चंस में करवाऊंगी. हाँ तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, लिखा है द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ एग्जिस्टिंग टैक्स रिलीफ ऑन वेरियस स्मॉल सेविंग स्कीम्स इन फेज्ड मैनर टू ऑगमेंट इट्स टैक्स कलेक्शन. सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है. तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, द स्टेटमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने टैक्स बेनिफिट्स को ग्रेजुअली इन अ फेज्ड मैनर रिमूव करने का फैसला ले लिया है, जो कि अभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर वैलिड है. ठीक है. ये जो टैक्स बेनिफिट्स है ना, ये
क्या करती है, जैसे क्या होता है ना, नॉर्मली 1.80 CATD ऐसे कुछ होता है, उसके अंडर हमें 1.5 lakhs का अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपनी इनकम में से, तो इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ये वाला चीज़ रिमूव कर देंगे, ठीक है, टू ऑग्यूमेंट इट्स टैक्स कलेक्शन, अपनी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एजम्पशन क्या है, पीपल में स्टिल कंटिन्यू टू कीप मनी इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड ऑल्सो पे टैक्सेस, द टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटेंशियली। ये तो 100% आएगा, क्योंकि अब उतनी इनकम के ऊपर टैक्स ज़्यादा वो हो जाएगा, है ना। लेकिन इसका हमें नहीं पता, पीपल में स्टिल कंटिन्यू टू कीप, ये चीज़ तो कहीं मेंशन नहीं है ना, ये तो बस यही बताया इन्होंने कि गवर्नमेंट ने क्या किया और गवर्नमेंट के ये करने से क्या होगा, वो होगी हमारी एजम्पशन, ये चीज़ होगी, इसका नहीं हमें पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The government has decided to levy 2% surcharge on the tax amount payable for funding drought relief programs। हाँ, तो इसका मतलब क्या है ना यार, ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए टैक्स एंड ऑल के लिए, मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सरचार्ज क्या होता है। तो इसका मतलब क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10,000 टैक्स करना है पे, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको 2% दैट इज 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, किस लिए, ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स के लिए, मतलब हमें 10,200 देना होगा, ठीक है। ये जो पैसा है एक्स्ट्रा 200 वो जाएगा ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स में, इसका मतलब ये है। अब एजम्पशंस क्या है, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू फंड ड्रॉट रिलीफ प्रोग्राम्स, हो सकता है इसीलिए उन्होंने सरचार्ज लगाया हो। द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ सरचार्ज मे बी एडिक्वेट टू फंड दिस, हाँ ये भी हो सकता है, दोनों इम्प्लिसिट है। ये एजम्पशंस मतलब वैलिड एजम्पशंस है, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने इसीलिए सरचार्ज लगाया हो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द एक्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज़ ऑफर्ड इट्स सर्विसेज टू सर्च अ सूटेबल होम एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दोज हु अवेल हाउसिंग लोन फ्रॉम इट, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इस कंपनी ने ना एक आइडिया निकाला है कि उनके कैसे बेनिफिट हो यार, उनको बिजनेस नहीं आ रहा, बिजनेस लाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं कि हम ना ये करते हैं, तो एक सूटेबल घर हम ढूंढ के देंगे एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। जैसे अभी लोग क्या है, जैसे हम घर रेंट पे घर ढूंढते हैं या फिर हमें कोई घर खरीदना है तो हम ब्रोकरेज या वो सब देते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हम आपको कुछ नहीं देना, हम आपको आपकी चॉइस का घर ढूंढ के देंगे, लेकिन तभी अगर आप हमसे हाउसिंग लोन लोगे, ठीक है। तो इसमें एजम्पशंस क्या हैं, द कस्टमर मे प्रेफर टू टेक हाउसिंग लोन फ्रॉम एक्स फाइनेंस कंपनी एज दे सेव अ लॉट ऑफ देयर टाइम एंड मनी स्पेंट इन सर्चिंग, यस वेरी मच करेक्ट, ये सही एजम्पशन है। नो अदर, ये आ गया ना नो, जहाँ पे आ जाएगा नो अदर एब्सोल्यूट, ये गलत हो जाएगा, इसका वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको अब थोड़ा सा इजी लग रहा होगा यार, मैं ऐसे करती थी ड्रॉ करके, थोड़ा सा एजम्पशन करके, कई बार गलत होते थे कई बार सही होते थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिसाइडेड टू डबल इट्स असिस्टेंट टू वेरियस हेल्थ programs in India as per capita expenditure on health in India is very low compared to other countries। WHO ने क्या डिसाइड किया है कि हम अपनी असिस्टेंस को वेरियस हेल्थ प्रोग्राम जो भी लॉन्च करते हैं हम इंडिया में, उसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेंगे। क्यों क्यों क्यों, एज मतलब क्यों, दिस इज़ द रीज़न नाउ, एज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, इंडिया में लोग बहुत कम एक्सपेंसेस एक्सपेंड करते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज, ठीक है। अब एजम्पशंस क्या हैं, एजम्पशंस ये हैं कि द enhanced assistant may substantially increase the per capita expenditure on health in India and bring in par with other countries compared. The government funding is less than adequate to provide basic facilities in India, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, WHO ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी असिस्टेंस डबल कर देंगे क्योंकि लोग कि इन इंडिया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इन इंडिया इज़ वेरी लेस, ठीक है। द इनहेंस असिस्टेंस में सब्सटेंशियली इंक्रीज द पर कैपिटा, इंक्रीज तो नहीं करेगा ना,
ऑन हेल्थ इन इंडिया ब्रिंगिंग, नहीं, इंक्रीज नहीं होगी। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे इंक्रीज होगा, वो तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 तो नहीं आएगा। द गवर्नमेंट फंडिंग इज लेस देन एडिक्वेट टू प्रोवाइड बेसिक, इसीलिए WHO को पार्ट लेना पड़ रहा है। इसका मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। 1 2 3 4 The real concern of WHO is the low per capita expenditure. Now, how will initiative taken by WHO minimize the concern? The assumption is that the enhanced assistance may substantially increase the per capita expenditure, but assumption is not implicit due to the last part of it, bring it on par with countries, ठीक है। Assumption 2 is implicit because WHO initiates aids when the nation is inept. Okay. दिस वॉज अ नाइस क्वेश्चन यार। मतलब इसमें क्या है ना, WHO कब इंटरवीन करता है, जब एक नेशन के पास उतने फंड्स नहीं होते। तो दूसरा तो सही होगा, लेकिन फर्स्ट ये तो सही है कि पर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला है ना, कि इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ब्रिंग इट ऑन पार विद अदर कंट्रीज तो नहीं होगा ना। ऑन पार मतलब कि उनको सेम लेवल पर तो कभी नहीं लेके आ पाएगा ना अदर कंट्रीज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक और करेंगे क्योंकि मुझे नहीं वीडियो लंबा करना, ठीक है। मैं चाहोगे तो मैं क्वेश्चंस आपको, ये जो भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं मैं आपको पुट कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, बट इतना ही करते हैं। द मैनेजिंग कमेटी ऑफ गैलेक्सी हाउसिंग सोसाइटी हैज़ रिक्वेस्टेड ऑल इट्स मेंबर्स टू सेग्रीगेट द बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एंड पुट देम इन अ डिफरेंट कंटेनर्स, ठीक है। एक कंपनी है मैनेजिंग कमेटी ऑफ, ठीक है, एक सोसाइटी की इस कमेटी ने बोला कि हमने डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल्स को, गार्बेज को डिफरेंट करना है, और ड्राई एंड वेट टाइप्स, जैसे बैंगलोर में होता है, सब जगह होता है, जहाँ भी होता है, ठीक है। एजम्पशन क्या है कि अदर कंट्रीज, सॉरी, अदर हाउसिंग सोसाइटीज में फॉलो द सेम प्रैक्टिस एज दिस विल हेल्प कंजर्व एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम। मे फॉलो अदर्स की तो बात वैसे कर ही नहीं, लेकिन द मेंबर्स ऑफ गैलेक्सी सोसाइटी मे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, मे, हाँ मे, ये तो मे है, अगर आता विल रिस्पॉन्ड तो गलत हो जाता है, ये सही है, बट अदर सोसाइटीज़ को कुछ बात नहीं करे तो ये गलत हो जाएगा। फिर भी हम इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। द मेंबर्स टू क्रिएट अवेयरनेस about the environment hazards due to biodiversity, therefore suggestion disposal, ठीक है। However, there is no evidence in the passage to support whether this move will encourage। यार easy questions हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी करो। मैं ये वाले questions 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, चलो ये ज़्यादा हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक questions मैं अटैच करूँगी, ठीक है। आपको इनके आंसर्स देने हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ के आंसर देने। मैं आफ्टर 2 डेज जब ये वीडियो अपलोड होगा उसके 2 डेज के बाद मैं इसके आंसर्स पुट करूंगी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यार यही था। क्रिटिकल रीजनिंग में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। इसके लिए हमारी इंग्लिश ऑब्वियसली स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें खुद से पता चल जाएगा कि इसका ये आएगा, इसका कॉज ये है तो इफेक्ट ये आएगा, ये फॉलो कर रही है, इसका इन्फ्लुएंस ये है, सब चीज़ें अपने फॉलो करते जाएंगी। लेकिन अगर हम रोज़ इसको पढ़ेंगे, अभी मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में ये बहुत ज़्यादा आने लगी है, SBPO मेंस में भी मुझे आई थी, IBPS PO मेंस में भी मुझे आई थी, ठीक है। चलो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। हैप्पी स्टडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून, बाय बाय।